नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। भविष्य के खतरे को भांपते हुए सेना लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही है, घातक हथियार तैयार कर रही है। भारत ऐसे ऐसे मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है जो चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे ही एक मिसाइल का नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो दुश्मन के टैंकों को पलक झपकते ही तबाह कर देता है। ये दुश्मन के टैंकों को आसानी से धूल चटा देता है। ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक तकनीक पर यह आधारित है, यानी कि लॉन्च हुई तो अपने टारगेट को खत्म करके ही दम लेती है। लेकिन इसकी दस्तक से चीन पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी है और क्यों इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। शक्ति का संहारक प्रहार, दुश्मनों में मचेगा हाहाकार। MPATGM आग उगलेंगे, चीन पाक के टैंक नहीं बचेंगे। बाहुबली मिसाइल की आग, हिंद के दुश्मन होंगे राख। देसी बारूद, दुश्मनों का मिटेगा वजूद। आग उगलता, दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करता, हिंद के दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता। ये भारत का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिससे दुश्मनों का टैंक और ठिकाना बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक बार टैंक को निशाना बनाकर छोड़ी गई इस मिसाइल को गाइड करने की जरूरत ही नहीं है। ये मिसाइल टैंक का काम तमाम करके ही आराम करती है। ये मिसाइल दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की धज्जियां उड़ा सकती है। चीन पाकिस्तान के टैंकों को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकती है। पिछले साल अगस्त में DRDO ने इस घातक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और अब जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। ये DRDO की तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मतलब है कि एक बार लॉन्च करने के बाद इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, ये सीधा अपने टारगेट को हिट करती है। ये मिसाइल दुश्मन के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर वाले टैंकों को भी नष्ट कर सकती है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हल्के वजन वाली है, जिसे भारतीय सेना की पैदल सेना और पैराशूट रेजिमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। ये मैन पोर्टेबल मिसाइल है, जिसका मतलब है इसे एक सैनिक आसानी से ले जा सकता है और चला सकता है। यही वजह है खासकर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में ये सेना को बड़ी ताकत देगी। इसके खूबियों पर गौर करें तो इसका वजन लगभग 14.5 किलो है। इसका कमांड लॉन्च यूनिट 14.25 किलोग्राम का है। मिसाइल की अधिकतम रेंज टॉप अटैक मोड में 2.5 किलोमीटर है। मिसाइल की डायरेक्ट अटैक मोड में रेंज 200 मीटर है। टॉप अटैक तकनीक से ये बख्तरबंद वाहनों और युद्धक टैंकों के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला करती है। इसके सेना में शामिल होने से भारत की आर्मी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। फिर चीन पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन के लिए भारत की तरफ आंख उठाने का मतलब होगा अपना सर्वनाश कर लेना, क्योंकि ये मिसाइल आग है और ये आग दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को पल भर में राख कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इसी बाहुबली मिसाइल पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सेवाज, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सेवाज साहब के पास चलूंगा। सेवाज साहब, इस बाहुबली मिसाइल की खासियत के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो बहुत ही बड़ी खसूसियत है, इसमें कोई शक नहीं कि ये गेम चेंजर है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। अभी तक जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो ज़्यादातर मिलान थी, कॉनकर्स मिसाइलें थी, वो हम बाहर से लेते थे। मगर ये जो है पहले तो इंडिजिनियसली बनाई गई है। ये इंफ्रारेड इमेजिंग ट्रैकर है। इसका मतलब ये फायर एंड फॉरगेट है, थर्ड जनरेशन का है। और ये आधुनिक से आधुनिक जो आर्मर है, जो मॉडर्न टैंक्स में, उसको ये पेनिट्रेट कर सकता है। ये दिन और रात दोनों को फायर कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बार जब फायर के बाद अपने टारगेट को सिलेक्ट करके और उसका सॉफ्ट पोजीशन पे हिट करती है। मतलब अगर टैंक पे इसने मार करना है तो टॉप अटैक करेगी, जहां पर सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है। दूसरा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेन पोर्टेबल है, क्योंकि इसका वजन है करीब 12 से 14 kg। इसको आराम से एक इन्फेंट्री सोल्जर कैरी कर सकता है और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको इन्फेंट्री यूनिट, पैरा यूनिट और स्पेशल फोर्सेज में इस्तेमाल
कर लेंगे। अभी तक हम डिपेंडेंट थे, दूसरे देशों से लेते थे, अब हम खुद बना रहे हैं मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो ये बड़ी सच्चाई है कि ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गन मिसाइल जो आई है, एंटी टैंक, तो ये मुझे लगता है कि इसके कारण आप देखेंगे कि इन्फेंट्री यूनिट की भी काबिलियत और क्षमता में बहुत तरक्की आएगी। और ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि ये डीआरडीओ की बहुत ही अच्छी सक्सेस है। इसको अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिला के किया जा रहा है, जिससे इसके अंदर और भी बढ़ोतरी लाई जा सके। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि ये जल्दी ही डिप्लॉय की जा सकती है, क्योंकि मैन पोर्टेबल है और इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, पहाड़ी में, जंगल में। और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये इंडिजिनियसली बनाई गई है, तो इसके मिसाइलों की कमी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लड़ाई के दौरान में आपको क्रिटिकलिटी आ जाती है, जब आपको हथियार नहीं मिलते, वो भी आपको नहीं आएगी। अगर जिस प्रकार से इसकी आप कैपेबिलिटी और क्वालिटी देख रहे हैं, मुझे लगता है इसकी डिमांड वर्ल्ड में बढ़ेगी। जैसे अभी आकाश मिसाइल थी, हमारी नाग मिसाइल थी, वो भी कहते हैं मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, उनकी डिमांडें बढ़ रही थी। तो ये क्योंकि ये टेस्ट कर चुके हैं पोखरण रेंज में, इसका मिलाप एक प्रकार हर तरीके से ट्रायल हो चुका है, अब ये इंडक्ट होगी। और मुझे लगता है, पूरा विश्वास है, आने वाले समय के अंदर ये जो है दूसरे देश भी इसकी डिमांड करेंगे। ब्रजेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश कुमार साहब, आप क्या मानते हैं इस मिसाइल के बारे में, किस तरह की खासियत है और ये भारतीय सेना के लिए किस तरीके से गेम चेंजर रहेगी? मनोज जी, अपने यहाँ आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद जी, शुक्रिया। देखिए, हिंदुस्तान कई दशकों से सबसे बड़ा आर्म्स एमुनिशन ऑर्डिनेंस का इंपोर्टर रहा है, और हम किसी भी श्रेणी में स्वावलंबी नहीं हो पाए। टैक्टिकल बैटलफील्ड में, मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस में खास करके, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स जो टैंक और ए व्हीकल के खिलाफ की जाती है, उसमें कमी थी। जैसे अभी एक्सपर्ट ने बताया, जनरल साहब ने बताया कि हम नाग और मिलान मिसाइल इस्तेमाल करते थे, जो कि सेकेंड जनरेशन की थी, और हमारे पास में डेफिशिएंसी थी। थोड़ा इतिहास में जाना अच्छा रहेगा। इसकी कमी हमें 2010 में बहुत तगड़ी लगी थी। तब हमने अमेरिका के साथ में जैवलिन मिसाइल के साथ में एक सौदा किया, लेकिन 2012 में अमेरिका ने जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी थी उसको रद्द कर दिया। तो हमारी जो ये मिसाइल हमने बहुत नाम सुना होगा, यूक्रेन और रशिया के वॉर में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ था अगेंस्ट आर्मर ऑफेंसिव, तो वो हमें मिल नहीं पाया। फिर हमने 2014 में एक सोचा कि भाई हम अपनी मिसाइल खुद बनाएंगे, और जब तक कि खुद नहीं बनाते हैं तो इंटरिम में हमने इजराइल के मिसाइल का इंपोर्ट किया। कुछ करीब 4000 मिसाइल्स और करीब 370 लॉन्चर इंपोर्ट करना शुरू किया, उसका एग्रीमेंट लिया। बीच में उसको भी रोक दिया गया था, फिर अपने नेतन्याहू साहब आए और फिर उसको डील को चालू कर दिया गया। और अभी ये स्थिति आ गई है कि हमारा जो एक जो वॉइड था कहते हैं इस श्रेणी श्रृंखला में, वो करीब करीब पूरा हो गया है। हमारे ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं मैन पैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाउ इसके एडवांटेज, अपार्ट फ्रॉम कि ये दुश्मन के टैंक को नष्ट कर सकता है, एपीसी को नष्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा क्षमता है उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। जो हमारी फाइटिंग फॉर्मेशंस होती हैं, आर्मर्ड कोर की हो, आर्मर्ड फॉर्मेशन हो, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन हो, तो कमांड कंट्रोल टैंक में जो कमांडर्स बैठते हैं, जहां संचालन होता है, वहां आप नष्ट करेंगे तो उसके नीचे वाले की सारी लड़ाई की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मिसाइल की। और हम ये बता दें कि ये इन्फेंट्री बटालियंस के वास्ते, तो इन्फेंट्री बटालियन अगर बख्तरबंद गाड़ियों में चलती है जैसे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, अगर वो पैराड्राप करते हैं पैरा स्पेशलिस्ट बटालियन उनके लिए, तो करीब 382 हमारे पास में आसपास इन्फेंट्री बटालियंस हैं और करीब 44 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस हैं।
तो इन सबों की जो है आपूर्ति हो पाए। और दूसरी चीज ये होती है कि जब हम चीज खुद बनाते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन लाइन है इक्विपमेंट का और मोर इम्पोर्टेंट एमुनिशन का, वो हमारे पास रहता है और हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। दर्शकों को मालूम होगा रशिया को यूक्रेन लड़ाई में उनके टैंक के, उनके आर्टिलरी के एमुनिशन खत्म हो गए थे, उनको इंपोर्ट करना पड़ा टर्की से और नॉर्थ कोरिया से और ईरान से या पाकिस्तान से। तो कहने का ये मतलब है स्वावलंबी होना इस श्रृंखला में, इस क्षेत्र में एक उपलब्धि मानी जाएगी। और अभी थोड़ा समय लगेगा जब तक प्रोडक्शन पिकअप करेगा। और हमारे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो एक डिफेंस पीएसयू है, उसकी जिम्मेदारी है ये इनको इस प्रोडक्शन लाइन को चालू करना और यथायोग मात्रा में इस मिसाइल को देना। तो आपने सही कहा कि यह हमारी टैक्टिकल बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में जहां भी मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का हिसाब किताब है, वो पंजाब और राजस्थान और कच्छ के इलाके में पंजाब पाकिस्तान पश्चिम दुश्मन के साथ में, और लेह के अंदर में अपने उत्तरी जो प्रतिद्वंदी है उनके साथ में, ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और इस तरह की उपलब्धि से क्या होता है कि मनोबल भी बढ़ता है और हमारे जो डिफेंस साइंटिस्ट जो चीज़ें बनाते हैं उनकी भी क्षमता बढ़ती है और हमारी R&D की कैपेबिलिटी बढ़ती है। वो सब जो फ़ायदे हैं वो बहुत बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि इसको फिर मॉडिफाई करना, कोई नई चीज़ बना लेना आसान हो जाता है। तो एक तरह से एक जनरेशन ऑफ पीपल जो हम ट्रेन कर पाते हैं, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी फैक्ट्री, हमारी पूरी डिफेंस की सिस्टम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसकी जो कामयाबी का जो श्रेय है इन सबों को जाता है। मनोज, ये सब उनको जाता है। तमाम तरह की बातों के साथ साथ बहुत सारी बातें ब्रजेश जी ने बताई हैं, लेकिन सिवाज साहब, मध्यम या लंबी दूरी की जो मिसाइल्स हैं, इनका प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को किस तरीके से नष्ट किया जाए, क्योंकि किसी भी युद्ध में जो थल सेना है उसकी एक बड़ी ताकत होती है, और अगर आप टैंकर और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में सफल हो जाते हैं तो ये आपकी एक बड़ी जीत मानी जाती है। ये मिसाइल वहाँ तो टारगेट करेगी, इसके अलावा और कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से निशाने हैं जहाँ पर ये अपना कमाल दिखा सकती है? बिल्कुल। देखो मनोज, एक तो ये समझना पड़ेगा, ये सच्चाई है कि ये गेम चेंजर है, क्योंकि कोई भी आपको आज की तारीख में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेगा। अगर आप हथियार दूसरे से लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपको हथियार बहुत महंगे देगा, और जब आपको जरूरत होगी शायद ना मिले। ये हमने सीख लिया है। ये हमने कारगिल की लड़ाई में भी बॉफर्स का अम्यूनिशन हमारे पास नहीं था, हमने साउथ अफ्रीका और इजराइल से लिया था। तो अब हमने उसके बाद ये समझ लिया था कि हम हथियार ज्यादा से ज्यादा खुद बनाएंगे। जो हथियार हम 60-70% खरीदते थे, रूस से लेते थे ज्यादातर, और बाकी फ्रांस से लेते थे, अमेरिका से, इजराइल से, साउथ कोरिया से, अब हम 70 से 80% हथियार खुद बनाने लगे। और इस जो हम सोचते थे कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम ये हथियार नहीं बना पाएंगे, वही हथियार हम बना पा रहे हैं। ये एक बहुत ही काबिलियत की बात है। जब बात आती है ये जो आधुनिक हमने बना दिया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गन, जो एंटी गन मिसाइल सिस्टम, ये आधुनिक तो है ही। इसके अंदर जो खसूसियत की बात यह है कि ये जो पुराने मिलान और कॉनकॉर्ड से एक स्टेप आगे, और जेवलिन जो मिसाइल है उससे भी काफी आगे बताया जाता है। ये बड़ी गर्व की बात है। और ये सच्चाई है जो यूक्रेन ने रूस के सामने एक प्रकार काफी अच्छी डिफेंस दी थी, उसकी जेवलिन मिसाइल, और एक प्रकार स्टिंगर मिसाइल जो थी, जो कि हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट उन्होंने यूज की थी, और जेवलिन उन्होंने टैंकों के अगेंस्ट। तो ये सच्चाई है कि अब हमने जब ये बना लिया है एंटी टैंक मैन पोर्टेबल गन सिस्टम, और ये क्योंकि हमारे को इन्फेंट्री यूनिट में ये टैंकों के विरुद्ध ही नहीं, उनके जो बंकर्स हैं, जब हम अटैक करते हैं इन्फेंट्री यूनिट में, तो जब उनके बंकरों से फायर आ रहा होता है तो ये मैन पोर्टेबल जो कि टैंक के अंदर घुस सकती है तो बंकर को तो बर्बाद कर देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हम काफी मल्टीपल पर्पस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको गेम चेंजर तो दिखेगी, आपका मोराल हाई करेगी। लाइट वेट है, टेक्नोलॉजी आपकी है, इसको हम प्रोडक्शन लाइन में जितना चाहे बना पाएंगे।
इन्फेंट्री यूनिट को दिया है, अभी हमने एक प्रकार से एसएफ और पैरा यूनिट को, आगे हम और यूनिट्स को भी दे पाएंगे, क्योंकि आप खुद बना रहे हो, लड़ाई के दौरान में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी कि इसकी एम्यूनिशन की। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी ये डिमांड बढ़ेगी, दूसरे देश इसके लिए लेने के लिए लाइन बनाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया कि भारत के जो हथियार हैं वो काबिले तारीफ हैं, सस्ते हैं, टिकाऊ हैं और मॉडर्न हैं। बॉफर्स अभी आपने ब्रह्मोस मिसाइल देख लिया है, आकाश नाग देख लिया है, स्वाति रेडार देख लिया, और अब तेजस मार्क 1 अल्फा देख लिया है, जो कि एलसी है। तो एक के बाद एक हथियार बनाते जा रहे हैं, जिसके हम सपनों में भी नहीं सोचते थे कि ऐसे हम हथियार बना पाएंगे। ये मुझे लगता है काबिले तारीफ है, और इससे क्या होगा, आपकी जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आप R&D में पैसा खर्च करने लगेंगे, और अब आपका जो पब्लिक सेक्टर है जो डिफंक हो गया था, आज वो बहुत ज्यादा फंक्शनल हो गया, और जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मिलाप है वो काबिले तारीफ है, चाहे मिसाइल बना रहे हैं चाहे हथियार। आप देखें, हमने आज की तारीख में जो बॉफर्स गन थी उसका हमने उससे बेटर बना दिया धनुष गन, उसके बाद एंटी जो एडवांस टोड आर्टी गन सिस्टम जो बनाई है हमने, आज वर्ल्ड के सबसे अच्छी गन सिस्टम है जिसकी रेंज 45 किलोमीटर से ज्यादा। तो ये सच्चाई है कि काबिल तो क्षमता थी, मगर कहीं विल में कमी थी। अब वो जो गवर्नमेंट एक प्रकार से मदद कर रही है, पुश कर रही है, तो भारत स्पेशली हथियारों के मामले में बहुत आगे चला। और इस गवर्नमेंट की दो बातें बड़ी और इंपॉर्टेंट हैं, जिस प्रकार से दो डिफेंस कॉरिडोर बना दिए, एक नॉर्थ में यूपी में डिफेंस कॉरिडोर, एक साउथ में तमिलनाडु में। इनके कारण क्या है कि ये जो आपकी MSME है ये अब फ्लरिश कर गई हैं, और जब आपकी मेन बड़ी बड़ी कंपनियां सेट हो गई हैं, उनके साथ साथ MSME आ गई हैं, छोटी कंपनी आ गई हैं जो उनको फीड करती हैं। मुझे लगता है हथियार बनाने की तीव्र गति से काम चल रहा है, और यही भारत के चीज में बदलेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी हम 25 लाख करोड़ रुपया हमने कमाया है, और अगले 2030 तक इसको 25 लाख से 50 लाख करोड़ हो जाएगा। और इसकी वजह यही है कि हथियार एक के बाद एक बना रहे हैं, और मैं यही कहूंगा कि ये मैन पोर्टेबल जो एंटी टैंक गन मिसाइल बनाई है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही कारगर है, 3rd जनरेशन है, फॉरगेट एंड फायर, और सबसे अच्छा टैंक जो आज की तारीख में वर्ल्ड में है उसको पेनिट्रेट कर सकती है, और ये टॉप अटैक करती है। यही नहीं, ये दुश्मन के बंकरों के अगेंस्ट, दुश्मन के एक प्रकार से जहां से भी आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, MMG का पोजीशन, LMG का पोजीशन, वहां पर भी इसको फायर किया जा सकता है, और बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मैन पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जा सकता है। मुझे लगता है ओवरऑल बहुत खुशी की बात है, और वाकई आने वाले टाइम में ये फोर्स मल्टीप्लाई और गेम चेंजर का काम करेगी। गेम चेंजर का काम करेगी। ब्रजेश कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश कुमार जी, बहुत सारी ऐसी तकनीकी चीजें जिनको आम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से समझाएंगे तो शायद वो जान पाएंगे कि इस मिसाइल में कौन कौन सी प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है। असल में इस प्रणाली में MPATGM लॉन्चर, लक्ष्य प्राप्ति प्रणाली और अग्नि नियंत्रण इकाई भी शामिल है। जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये है क्या। देखिए, मिसाइल के जो अंग होते हैं, जो हिस्से होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक तो उनका एक लॉन्चर होता है जहां से मिसाइल लॉन्च की जाती है। जो हम बात कर रहे थे कि ये जो मिसाइल है मैन पोर्टेबल है, इसका मतलब एक व्यक्ति या एक से 2 व्यक्ति इसको हैंडल कर सकते हैं, फील्ड में डिप्लॉय कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा लॉन्चर। दूसरा होता है इसका जो मिसाइल इटसेल्फ, मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी होती है। मिसाइल अगर जैसे हम कह रहे हैं कि एंटी आर्मर है या एंटी टैंक है, तो किसी भी हमारे जो एडवर्सरी हैं, हमारे जो एडवर्सरी हैं या दुश्मन कहेंगे, उनके टैंक को बर्बाद करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसके जो वॉरहेड है उस प्रकार से बना होता है। तो मिसाइल का वॉरहेड और टैंक की बनावटों का वॉरहेड, दोनों में लुका छिपी, क्या कहते हैं, कैट और माउस का गेम चलता रहता है हमेशा। जो हम टैंक बनाते हैं ऐसे बनाते हैं कि वो दुश्मन की मिसाइल हमको छेद नहीं, और हम मिसाइल ऐसे बनाते हैं जो दुश्मन की जो टैंक की जो आर्मर है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। ये बात सही है कि आर्मर की जो थिकनेस है टैंक में आगे और साइड में ज्यादा होती है,
ऊपर थोड़ी कम होती है और बेली में और भी कम होती है। तो ये जो हमारा वॉरहेड होना हम बनाते हैं, वो इंटेंट ये रहता है कि दुश्मन के किसी भी टाइम कितनी भी थिकनेस की आर्मर प्लेटिंग हो उसको भेद दिया। तीसरा होता है फायर कंट्रोल सिस्टम। जो इस मिसाइल को जब लॉन्च से फायर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो उसको लेके कैसे जाता है, क्या उसकी जो प्रोजेक्टाइल की जो दिशा या रूट क्या है, और फाइनली टारगेट को कैसे अटैक करता है। तो ये बहुत बड़ा होगा तो मिसाइल बहुत बड़ी हो जाएगी, मैनपैक नहीं हो पाएगा। तो छोटे से जो उसका वॉरहेड है वो इतनी क्षमता होनी चाहिए जी। कि जो दुश्मन का टैंक है उसको वो बर्बाद कर। तो उस तरह के क्या कहते हैं शेप्ड एक्सप्लोसिव चार्जेस, कई तरह की चीजें हम बनाते हैं वॉरहेड में। तो ये 3 उस तरह के मेन कंपोनेंट हैं इस मिसाइल के, जो इसको एक तीनों मिल करके एक मिसाइल बनता है। और ऑफ कोर्स एक और चीज फाइनली कहते हैं जो गाइडेंस सिस्टम है, जो कहते हैं फायर और फॉरगेट। इन दिस केस में इंफ्रारेड की इमेजेस आती हैं जिसको सीक करता है। और इसकी हम जो भी हमारे जो बन गया है, ये जो हमारे जो प्रोटोटाइप तैयार है, जो प्रोडक्शन में लाइन में होने जाना है, वो एक चीज है, ये स्टैटिक नहीं रहता है। जो हमारी R&D है या जो भारत डायनेमिक इन दिस केस में जो बनाएगी, इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई इंप्रूवमेंट करती रहती है। इंप्रूवमेंट क्या होता है? एक मिसाइल वेट के अंदर, आर्मामेंट के ऊपर, फायर कंट्रोल यूनिट जिससे बताया, या गाइडेंस के ऊपर। इन तीनों चीजों पे, चारों चीजों पे तो आप देखेंगे जेस्टेशन पीरियड कोई भी डेवलपमेंट हो आर्ममेंट का किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काफी लंबा चलता है। और एक दफा आप R&D वगैरह लगा के कुछ चीज तैयार कर लेते हैं तो उसके ऊपर में, जब तक उसके ऊपर में इंप्रूवमेंट नहीं की जाए, वो ऑब्सोलीट हो जाता है। तो हम एक चीज बनाते हैं, जैसे आपने बताया, इसका नाम दिया है क्या कहते हैं, मैन पोर्टेबल गाइडेड मिसाइल। इसके ऊपर में कोई उपलब्धि होगी, उसको हम Mark 1 बनाएंगे। अगले 2-3 साल के बाद Mark 2। कहने का मतलब है एक दफा आपने ढांचा तैयार कर लिया, आपके पास में उपलब्धि, फिर उसमें आप तमाम और भी तरह के इनोवेशन कर सकते हैं और उसको और बेहतर कर सकते हैं। इनोवेशन करते हैं जी, तो आपके साइंटिस्ट का भी योगदान रहेगा, आपके टेक्नोलॉजीज का भी रहेगा, और यूजर से जो आप क्या कहते हैं, जो इस्तेमाल करने वाले लोग हमारे, जो इस्तेमाल, उस सबका समन्वय फीडबैक होता है। और इन सबों को हम जोड़ते हैं कोई प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी से, जैसे IIT हुआ, जहाँ रिसर्च चलता रहता है। तो जितने भी देश हैं जहाँ पे वो सक्षम है, आत्मनिर्भर हैं अपने वेपन सिस्टम में, तो देखेंगे इन सब चारों का एक साथ समावेश होता है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। अभी तक शायद हमारे यहाँ यही चलता था। अच्छा, ये DRDO बना, अब लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और मुझे लगता है कि कई सारे इनोवेशन हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा सहबाज साहब का, शुक्रिया करूंगा ब्रजेश जी का, जो बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की कि बाहुबली मिसाइल आखिर क्या कुछ करने जा रही है और ये कैसे गेम चेंजर साबित होगी। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरें आपके पास लेकर आएंगे। बस आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।